कैसा लग रहा है ये बैटल को, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ तो कोई बैटल नहीं है और हमने मैदान छोड़ दिया है जनता के लिए। ये बात एक्सपोज हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े करके लोग लड़ते थे, सारे भ्रम, सारी दीवारें टूट गई हैं। हिंसा का सहारा कायर लेते हैं, बुज़दिल लेते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जो आज तक आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, लोग दवाओं के अभाव में मर रहे हैं। समाज के लिए बाद में करना, तुम नेता पहले बन जाओ। और इसका परिणाम है ये दर्जनों छात्र नेता जो इस भाव से ओतप्रोत इस चुनाव में लगे भी हैं, सादगी के साथ, बिना साधन के, बिना संसाधन के मैदान में डटे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हम गाजीपुर में हैं, वही गाजीपुर जो कभी मुख्तार अंसारी के दहशत से और मुख्तार अंसारी के नाम से ही जाना जाता था। चुनाव का वक्त है और खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से वापस मुख्तार अंसारी के परिवार से किसी को टिकट देने की मुहिम चल रही है। मतलब जो सरगना है वो नहीं है, लेकिन खानदान का नाम वो आगे बढ़ेगा। दहशत और अंसारी परिवार, ये कहानी है गाजीपुर की। लेकिन गाजीपुर में एक इंटरेस्टिंग खबर तब आई जब हमने अखबारों में पढ़ा कि मुख्तार अंसारी के दहशत उसके परिवार को चैलेंज करने के लिए एक लॉ में पीएचडी, वैसे शख्स जो विधि के ज्ञाता हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर लोगों की मदद करने के लिए केस भी लड़ते हैं। और हिंदुस्तान में राजनीति में किस तरह से अच्छे पढ़े लिखे लोग आए, उसकी जो आंदोलन ये रामलीला मैदान में जो हुआ था, खैर वो तो जेल चला गया, लेकिन उसके सच्चे सिपाही वो अभी भी हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में अपनी सेवाएं कर रहे हैं। तो खबर ये आई कि बीएसपी से मायावती ने ऐसे ही एक ऐसे संघर्षशील, पढ़े लिखे, कद्दावर और लोकल उम्मीदवार को मौका दिया है। तो आज कैपिटल टीवी पे हम स्वागत करते हैं डॉक्टर उमेश सिंह का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, चुनाव लड़ने का फैसला, आप तो हमेशा आंदोलन करते रहे, यूथ खास करके। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बीएचयू में 1991-92 उसमें आप जनरल सेक्रेटरी थे जी। और उस समय से लगातार छात्र राजनीति, न सिर्फ किसी पार्टी की वजह से भी नहीं, छात्रों को एकजुट रखने के लिए इन्होंने अपना संगठन बनाया और अभी भी छात्र नेता के रूप से आप जाने जाते हैं। अब ये बताइए, अचानक से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया आपने? देखिए, पिछले 3 दशकों से आंदोलन का इतिहास रहा है। राइट। और शिक्षा और रोजगार का सवाल हो, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सवाल हो, भोजन और आवास का सवाल हो, बढ़ती महंगाई का सवाल हो, ये सवाल मेरे मन में बराबर चुभते रहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जो आज तक आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। लोग दवाओं के अभाव में मर रहे हैं और महंगे भी हो रहे हैं। हाँ भाई, दवा के अभाव में गरीब मर रहा है इलाज के बगैर। प्रतिभाशाली बच्चे भी पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। और रोजगार के नाम पे सरकार का नकारात्मक रवैया है, उपेक्षात्मक नहीं बल्कि नेगेटिव माइंडसेट है। ये सवाल लड़ते लड़ते अचानक मन में ये बात आई कि ये जो सड़क की लड़ाई है ये सदन में भी जानी चाहिए। और यकीन मानिए कि बहुजन समाज पार्टी की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं बहन कुमारी मायावती जी, वो हमेशा नए नए प्रयोग के लिए जानी जाती हैं। एक प्रयोग जो आज तक धनबल, बाहुबल या किसी पार्टी या पहले आप सांसद विधायक रहे हों, यही क्राइटेरिया जब हुआ करती थी, एक छात्र नेता को, एक आंदोलनकारी को उन्होंने अपना आशीर्वाद देके जो गाजीपुर में इस माफिया राज को समाप्त करने के लिए जो चुना है, ये शायद उनकी पारखी नज़र है। और भविष्य देख रही हैं,
समझ रही हैं, और जो ये क्षेत्रीय दल हैं ये अब अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं। क्योंकि देखिए क्षेत्रीय दल कुछ और नहीं, बड़े परिवारों का अपनी जातियों पे बेसिकली वो दबदबा परिवार का मात्र ही है, हाँ परिवार का ही है। हाँ, तो बड़ी जातियों का अपने परिवारों पे दबदबा मात्र है। ये एक कबीला सरदार की तरह व्यवहार करते हैं और कबीलाई संस्कृति को जन्म देते हैं। पूरी जाति की ताकत का उपयोग अपने और अपने परिवार, अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसको सजाने संवारने के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, पियरका चच्चा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, बगल में घोसी में भाजपा ने 1 सीट दी है, अपने बेटे को लड़ा रहे हैं। आशीष पटेल अपना दल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, हाँ, उनकी पत्नी लड़ रही है। तो बाप बेटा मर्द मेहरारू। अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, इस समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, बड़ी पार्टी है। ये तो 1-2 सीट पे लड़ रहे हैं, ये तो 80 सीट पे लड़ रही है। और आपके गाजीपुर में यहाँ ही अभी देखिए, अभी तो अंसारी परिवार फिर से वापस आ गया। हाँ, अभी उस पे मैं आता हूँ। अभी आप देखिए कि भाई ये सुभाष सपा अपना दल तो 1-2 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ठीक है, अपने बेटे बेटी को। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, उसमें भी यादव जात से सिर्फ 5 यादव लड़ रहे हैं, 5 उनके घर के हैं। अच्छा यादव और आदित्य यादव, बाकी यूपी में कोई यादव नहीं है, कोई दूसरा यादव नहीं है। 5 यादव, 5 परिवार से। डिम्पल, अखिलेश, धर्मेंद्र, आदित्य, अक्षय, 6वां यादव। अब बताइए कौन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लड़ रहा है? अच्छा ये बताइए मुझको कि खैर अब तो टिकट मिल गया, अब आप चुनाव भी लड़ेंगे। एक बैकग्राउंड बताइए, आप बीएचयू में कैसे पहुंचे, वहाँ छात्र राजनीति में कैसे सक्रिय हुए, कैसे आपने ये सोचा कि भाई चलो भाई पीएचडी कर, संघर्ष भी कर रहे हैं, आंदोलन भी करते थे, और फिर पीएचडी आपने की लॉ में। क्यों ये सफ़र जो है, ये क्यों पढ़ने लिखने का काम जो है लगातार आप करते? कई सारे आर्टिकल्स वगैरह भी आप लिखते हैं। हाँ, कई आर्टिकल्स मेरे नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में छपते हैं। राइट, हाँ। और इलेक्टोरल रिफॉर्म पे भी मेरा काम है, उस पर भी मेरी आर्टिकल है जो मैंने लोगों को दी है, उस पर PIL करने के लिए। मैं इस तरह के, जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म में कई चीज़ें हैं, मैं जानता हूँ कि इस देश की सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि चुनाव पद्धति ठीक होना चाहिए, और चुनाव पद्धति ठीक करने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म की बड़ी ज़रूरत है। उसमें कई पॉइंट्स हैं जो आज हमारे समझ से चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये बात तो है कि जुडिशियल और इलेक्टोरल रिफॉर्म हिंदुस्तान को बहुत, इसकी निहायत ही जरूरत है। अब मुझे बताइए, कुछ दिनों के लिए आप अन्ना हजारे के साथ भी जुड़े जी, आम आदमी पार्टी में भी रहे जी, ये कैसा सफर रहा? उसमें क्या आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? देखिए, मैं जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, उस समय बाबू विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक दिन अचानक मुझे बुलवा लिया। ओके। और उन्होंने कहा कि उमेश जन मोर्चा वो बनाए थे, राज बब्बर के नेतृत्व में चल रहा था, उन्होंने कहा उमेश इसमें लग जाओ। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मुझे कहीं आंदोलन दूर दूर तक संभावना दिख नहीं रही थी। मैंने पूछा कि आपको कुछ दिखता है क्या, कुछ पॉसिबिलिटी है? क्यों कह रहे हैं कि इसमें आ जाओ? हाँ, कुछ संभावना बनती दिख रही है। मैं उनको एक दृष्टा के रूप में तो देखता था, उन्हें दृष्टि थी उनके पास, और दूर तक उन्हें पता था, देखते थे कि क्या होने वाला है और किधर लोग जाएंगे आने वाले समय में। तो उन्होंने कहा उमेश पॉलिटिक्स लैंडस्केप नहीं है, ये क्लाउड स्केप है। अब उसके बाद फिर मेरे पास कोई प्रश्न नहीं, कोई जवाब ही नहीं। फिर मैं चला गया उसमें। और उस समय जब मैं प्रदेश की राजनीति में घूमा, तो ये तमाम जो छोटे दल मिले थे, उनको देख के, उनसे मिलने के बाद ही मैं उत्तर प्रदेश को लीड कर रहा था एक पार्टी की तरफ से। राइट। और उस सारे अलाइनमेंट्स में जो बातचीत होती थी, टिकट वितरण या चुनावी सभाओं की, या तमाम जो अलाइनमेंट होते हैं चुनावी, उन सबों में मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जन मोर्चा के, और उस स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर था। मुझे लगता था कि
ये जो सूझबूझ समझ ले के जो नेता यहाँ दिखते हैं, इसमें तो कोई नेता बनने लायक नहीं है। तो मैंने एक नेता बनाने की पाठशाला खोली। अच्छा, हाँ, छात्र युवा संघर्ष मोर्चा करके एक संगठन बनाया जो और मैंने नेता बनाएगा। हाँ, अच्छा, very nice। आंदोलन के दौरान नेता पैदा किए जाएंगे। ओके। और उनको मैं कई चीजें बताता था कि ये चीजें पढ़ने लिखने के लिए और ये चीजें राजनीति करने के लिए जरूरी होती हैं। तो उस दरमियान जैसे नेताओं को ब्रह्मचर्य का पालन, ये सिर्फ नेता के लिए नहीं नेता है, के केवल नेता के लिए नहीं, आम जीवन में भी अगर व्यक्ति को अपने को ऊंचा उठाना है, समाज से अलग दिखना है, अपनी कार्य क्षमता को बेहतर बनाना है, तो अपनी समस्याओं को बहुत कम करना होगा। जो समस्या मनुष्य अपने आप पाल लेता है, और इसमें कुछ चीज़ें गांधी जी ने कई जगह से बटोर के लाई हैं, जिसको सत्याग्रह के नाम से कहते हैं। जिसमें पहली चीज़ है कि ब्रह्मचर्य का पालन, और दूसरी चीज़ है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का त्याग। जितना कम से कम में काम चल जाए, नेता को उतने में काम चला लेना चाहिए। हाँ, आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ के प्रति, शीश महल नहीं बनाना चाहिए। हाँ, फिर सत्य के प्रयोग और अभयता। तो ये भी है कि अभयता जो है ना, अगर आपको भय न हो किसी चीज के पाने या खोने का, समाज या कोई व्यक्ति, आसपास के लोग, गांव समाज क्या कहेगा क्या नहीं, आप सही निर्णय लीजिए, उस पर चलते रहिए। लोग क्या कहेंगे ये सब भय नहीं होना चाहिए आप में। अब ये इलेक्शन पे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार दिया, समाजवादी पार्टी अंसारी परिवार के साथ अभी भी। अब मुझे ये बताइए कि ये कैसा लग रहा है, ये बैटल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ तो कोई बैटल नहीं है, और हमने मैदान छोड़ दिया है जनता के लिए। हाँ। यहाँ जनता लड़ रही है, बड़ी बखूबी से लड़ रही है, और सर्व समाज के लोग, आप बिलीव नहीं करिएगा, यहाँ अकलियत के लोग भी मेरे साथ हैं, यहाँ पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज भी मेरे साथ है, यहाँ अगड़ा समाज और व्यापारी समाज भी मेरे साथ है, यहाँ का अध्यापक समाज मेरे साथ है, यहाँ अधिवक्ता समाज मेरे साथ है, शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो मेरे साथ हैं। और चुनाव तो ये समझिए कि जनता लड़ चुकी है, और एक तरफा फैसला जनता का है। बाकी जो दो प्रत्याशी हैं उनको अपने जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है। वो मुश्किल है कि दोनों लोगों की जमानत जब्त हो। लेकिन ये बताइए कि माफिया से लड़ने के लिए तो हिम्मत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। हिम्मत तो है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन पैसा आपके पास नहीं है, कैसे लड़िएगा? देखिए, अभी हमने कहा ना कि नेता बनाने की पाठशाला खोली। अभी मैं जाते जाते आखिर में पूछूंगा, आपके पाठशाला से एक बहुत ही नोटी नेता निकला है। हाँ, और आपका सवाल था कि हाँ, कि कैसे आप इस माफिया राज जो गाजीपुर के ऊपर है। देखिए, हिंसा का सहारा कायर लेते हैं, बुज़दिल लेते हैं। नेता तो जब खड़ा होता है तो उसके औरे में, जैसे आप वो कहानी सुने होंगे ना, तथागत बुद्ध और अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल 99 उंगलियां काट चुका था, कूदा पहाड़ से, कहा बुद्ध को देख के, इतना गोरा चिट्टा आदमी, इतनी सुंदर गोरी उंगली, तो सभी काली पीली उंगलियों में मनका की तरह काम करेगी, और 100 पाता तो अमर हो जाता। 99 काट चुका था और 100वें पे बुद्ध के सामने टपका, बस वहीं पे उसका काम हो गया। बुद्ध ने गोली थोड़े चलाई, आके सरेंडर। यहाँ जो थे, मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो तथाकथित माफिया थे, गिरोह था, वो भारतीय जनता पार्टी के भी जो बड़े नेता थे वो भी एक गिरोह है और माफिया थे। मैंने देखा है उनको, उनका काम 2014 के पहले बड़े बड़े माफियाओं को जेल से बीएचयू सर सुंदरलाल अस्पताल में पहुंचाना, उसकी सेवा करना था। तीमारदारी में बिताया है उन्होंने। और जो गैंगवार यहां चला, बाबू विजय शंकर राय हम लोगों के हिंदी के अध्यापक थे, आदर्श इंटर कॉलेज में, बड़े सम्मानित, कह लीजिए कि पॉलिटिकल चरित्र था। उतना बड़ा नेता मेरे रहते गाजीपुर में, उसकी भ्रूण हत्या, माय गॉड,
माननीय एलजी महोदय ने की। बड़े नेता थे। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी का संगठन उस व्यक्ति ने, हमारे गुरुजी ने, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। अभी ये जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो उनका क्या गाजीपुर से क्या लगाव है? ये सिन्हा जी के नजदीकी हैं। हाँ। और जब कल्याण सरकार में नकल नहीं होती थी, रोकने के प्रयास होने लगे, हाँ। तब भी इनके स्कूल में रिजल्ट लंबा लंबा बनता था। और क्षेत्र की जनता सैकड़ों की संख्या में आप जाएंगे तो बताएगी कि किस तरह से यहाँ चीज़ें संचालित होती थी। आप उनके स्कूल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो सिर्फ इर्द गिर्द के लड़के नहीं उस सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, दूसरे राज्य, दूसरे देश तक के लड़कों की डिग्री मिली है वहाँ से। यूनिवर्सिटी थोड़े चल रही है तिरछी सी खड़ी में। इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ वो माफिया और दूसरी तरफ एजुकेशन माफिया। हाँ, अब गजानन ही रक्षा करेंगे इन दोनों ही माफिया मुझसे। अब ये बताइए कि आपको दिल्ली में भी बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे। अरे दिल्ली हमारी कर्म भूमि है। बड़े बड़े दिल्ली, वकील लखनऊ, को आप बनारस, जानते हैं। गाजीपुर हमारी जन्मभूमि है। बनारस, लखनऊ और दिल्ली हमारी कर्म भूमि है। ये 4 सेंटर बना के मैंने एक आंदोलन पूरे उत्तर भारत के छात्र नेताओं को जोड़ने का काम किया। वो पाठशाला बनाई थी कि इस देश में एक अदद नेता की तलाश है। मैं कहता था कि अपने को तैयार करो, समाज के लिए बाद में करना, तुम नेता पहले बन जाओ। और इसका परिणाम है कि दर्जनों छात्र नेता जो इस भाव से ओतप्रोत इस चुनाव में लगे भी हैं, सादगी के साथ, बिना साधन के, बिना संसाधन के, हम लोग मैदान में डटे हैं। 20-20 किलोमीटर वो छात्र नेता मोटरसाइकिलों से जाके सभाएं कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और चुनाव को बिल्कुल आसान बना दिया है। जब कोई लड़ने वाला आ जाता है, आप ये समझिए, तो ये जो परंपरागत खिलाड़ी हैं, जो पैसे रुपए, धन बल, बाहुबल और गैंग बना के चुनाव लड़ते थे, ये कहीं नहीं टिकते हैं। न इनके पास विचार है। अभी जो हमारे सांसद थे, जो वर्तमान हैं, वो हमारी पार्टी के थे। इन्हीं बहुजन समाज के लोगों ने, गरीबों ने उन्हें मसीहा बना दिया था और मसीहा गायब, गरीब गरीब वहीं रह गया। अब ये बताइए कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉमिसेस, क्या क्या आप गाजीपुर के लिए करेंगे? देखिए, हमारा मूल में जो है शिक्षा और रोजगार का सवाल है। कुछ उसमें तत्कालिक चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हमारे यहाँ एक बाबू विश्वनाथ सिंह गहमरी ने, जो हमारे यहाँ के सांसद रहे और नेहरू जी की संसद में जो उनकी आवाज़ गूंजी थी, तो नेहरू जी को गाजीपुर का दौरा करना पड़ा था। यहाँ की आर्थिक स्थिति, उसके बाद जो कमीशन बना था उसने एक रिपोर्ट दी थी, गाजीपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कैसा होगा और यहाँ एजुकेशनल सिस्टम किस ढंग से। तो यूनिवर्सिटी बनाने की परिकल्पना आज से 4 दशक पहले की है और ये 4 दशक से 2 परिवार मोहम्मदाबाद के चल रहे थे, घूम रहे हैं। हाँ, ये आपस में गैंगवार करा के। आप वर्तमान सांसद को देख लीजिए, पिछले 5 साल में उन्होंने केवल अपने अपने परिवार की, अपने संपत्ति की और अपने मुकदमों से अपनी सुरक्षा की कोशिश किए। 5 साल में आप विश्वास करोगे कि देश का कोई सांसद पार्लियामेंट में सिंगल क्वेश्चन न उठाया हो और फिर जनता के बीच आ गया हो कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल्पना में सोच सकते हो कि कोई भी सांसद अपने क्षेत्र की समस्या 5 साल में एक बार भी संसद उठाया हो, फिर वापस आ जा रहा हो और फिर कह रहा है जनता से कि हम आप ही के लिए बने हैं। ये बात एक्सपोज हो चुकी है। जब ये गैंग की लड़ाई होती थी, इशूज नहीं आते थे सामने, हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े करके लोग लड़ते थे। सारे भ्रम, सारी दीवारें टूट गई हैं और जनता अहोभाव से उसने मुझे अपना प्यार और समर्थन दिया है। मैं उस जनता को एक नहीं हजारों बार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने शरण में पनाह दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे आपने बातचीत की, कैपिटल टीवी पे आपने अपने विचारों को रखा और आपने देखा लीडर क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से आपने यूपी के किसी
नेता को आइडियोलॉजिकल, फिलोसफिकल संघर्ष और जनता से जुड़े हुए सवालों को, और इसीलिए जिस खोज में मैं आया था कि ज़रा देखें कि एक लॉ के पीएचडी स्कॉलर इतने खूंखार लोगों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उसमें तो कुछ न कुछ बात होगी, कुछ न कुछ दम होगा। आपने भी देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।